वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू एनालिसिस में 17 जनवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जितने भी न्यूज़ मेंशन्ड है न्यूज़पेपर में आज के, उसको हम कवर करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा एक कंबाइन अप्रोच को लेकर चलना, ताकि हमारा स्टैटिक भी रिवाइज हो साथ के साथ में, और करंट भी जो है वो हम प्रॉपर जो है वो प्रिपेयर करें। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं ऑन प्लेलिस्ट, जिसमें जो है वो हमने पूरा जो है वो करंट जो है वो अपडेट कर रखा है रिगार्डिंग 2024 जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल टोटली जो है वो अपलोड कर दिया है। आप डेली फैक्ट के यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जल्लीकट्टू के बारे में। पोंगल के टाइम पे ये जो बुल स्पोर्ट है ये न्यूज़ में आ जाता है काफ़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। इवन तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी जो है वो इसको लेकर एक कानून बनाया था। तो तमिलनाडु सरकार का वो कानून और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन, इन दोनों के बीच में थोड़े से क्लैशेज रहते हैं। लेकिन जो ये स्पोर्ट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जब इंपॉर्टेंट होता है तो ये लिंक करता है आर्टिकल 29 से। आर्टिकल 29 और 30 हमारे फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसके बाद जो हमें याद रखना है वो ये कि आर्टिकल 29 कल्चरल राइट है, ठीक है। राइट टू मतलब सिंपल है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए राइट रहता है ये, और इसमें लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी दोनों इन्वॉल्व होती है। आर्टिकल 29 और एक कल्चरल राइट में लिंक हुआ है। अभी जल्लीकट्टू तमिलनाडु में है, और इसके साथ एक कंबला और भी होता है, वो जो है वो बुफेलो रेस होती है, वो होती है आपकी कर्नाटका में। तो ये दोनों जो है वो आपस में लिंक करके, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको इन दोनों स्पोर्ट्स से लेकर जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सिंगापुर टू एड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इससे हमें दो पॉइंट हमें क्लियर समझने हैं। देखो, एक तो सिंगापुर इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि सिंगापुर आसियान नेशन का पार्ट है और सेमीकंडक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और इंडिया के लिए सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम बात करेंगे इंडिया और सिंगापुर के बारे में तो हम सेमीकंडक्टर को जरूर ऐड करेंगे। और अभी रिसेंटली सिंगापुर ने यह भी कहा है कि वो ऐड करेगा भारत को सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। तो सेमीकंडक्टर्स होते क्या है? सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, दैट पॉजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। मतलब ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में काम करते हैं, दोनों के बीच इंटरमीडिएट है एक तरह से, और इनके पास जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने के थ्रू पास करने देते हैं। इसके बाद ये जो अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर के सिग्निफिकेंस की, तो ये क्रूशल कंपोनेंट है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर भारत में वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर है। देन उसके बाद अगर हम बात करें जो सेमीकंडक्टर्स है, ये एक तो सिलिकॉन से बनते हैं और दूसरा जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों जो है वो रॉ मटेरियल रहते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए, और इससे सिंगापुर और इंडिया के बीच में रिलेशंस जो है वो अगर हम बात करें बायलैटरल रिलेशंस, वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सबसे पहला कि इंडिया और श्रीलंका जो आपका सिंगापुर है उनके बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो कौन सी होती है। एक आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है। सेकेंड, उसके बाद आपको ये बताना है कि जो लुकिस्ट पॉलिसी है, आप इसको लिख सकते हैं और टेलीग्राम पर हमें भेज सकते हैं, कि जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, पहले लुकिस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, उसके बाद एक्ट ईस्ट बन गई। तो ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसमें सिंगापुर का रोल क्या रहेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप जो है वो इसको टेलीग्राम पर हमें सेंड कर सकते हैं। देन उसके बाद चाइना श्रीलंका। अभी श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, अगर हम बात करें श्रीलंका के प्रेसिडेंट, ठीक है, अनुरा कुमारा दशलंका, ये कहाँ पर है? चाइना गए हैं। तो अभी जब ये चाइना गए, इससे पहले ये भारत आए थे, तो भारत और श्रीलंका के रिलेशन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आइलैंड अभी हमारे जो है वो डिस्प्यूटेड चल रखे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। देन उसके बाद जब ये अभी श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो अभी चाइना गए हैं, तो चाइना ने इन्वेस्ट किया है $3.7 बिलियन इन श्रीलंका रिफाइनरी। तो ये इन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो FDI है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है श्रीलंका में। तो इससे क्या होता है कि चाइना जो है वो श्रीलंका में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहा है, और ये हमारे लिए कंसर्न बन जाता है। एक तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्योंकि श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान ऑलरेडी ज्वाइंट BRI 2013 में इसको लॉन्च किया था। चाइना की प्रेजेंस इन इंडियन ओशियन ये इंक्रीज हो गई है, इसकी वजह से हमारे लिए कंसर्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऑलरेडी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है चाइना के साथ, और हम वॉर भी जो है वो चाइना के साथ एक जो है वो लड़ चुके हैं। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमारे लिए कंपटीशन रेज होगा, और एक ऐसा कंपटीशन जहाँ पे डंपिंग पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। तो अभी भारत को यहाँ पर या तो आसियान नेशंस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या फिर हमें जो है वेस्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना पड़ेगा, और हम जो है वो बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा टू गेट थर्ड लॉन्च पैड।
श्रीहरिकोटा जो है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है, उनको जो है वो थर्ड जो है वो लॉन्च पैड मिलेगा। अभी 2 है वहाँ पे, और ठीक है, और थर्ड बनाएंगे, और ये अभी यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है रिसेंटली। और इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 3948.86 करोड़, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3984.86 करोड़ जो है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी इसमें। और कंप्लीट करने का जो टारगेट है वो है 2029 तक का। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी ये जो यहाँ पर थर्ड लॉन्च पैड बनाने की बात की जा रही है ना, ये ISRO का एक नेक्स्ट इनिशिएटिव आने वाला है, जिसमें वो बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की, और इसको हम लॉन्च करेंगे 2031 तक। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये थर्ड जनरेशन लॉन्च पैड जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है ड्रोन दीदीज। ड्रोन दीदीज जो है वो, अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग, तो हम इसको मेंस में एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पहला पॉइंट तो याद रखना। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ड्रोन दीदीज के इनिशिएटिव में वुमेन के बैचेस को ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है, बैचेस बनाकर उनको ट्रेन किया जा रहा है ड्रोन एप्लीकेशंस पे। और इसका सिग्निफिकेंस फिर क्या रहता है हमारे लिए, देखो सबसे पहला रहता है वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंक्रीज होगी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा एग्रीकल्चरल सरप्लस, अभी ड्रोन्स के थ्रू स्पेशली अगर वुमेन फार्मर की अगर हम बात करें तो उस केस में हमें क्या हेल्प मिल सकती है, उस केस में हमें ये हेल्प मिल सकती है कि हम क्या होता है, जैसे आप स्प्रे वगैरह करते हैं तो वो ईजिली कर सकते हैं, पेस्ट अटैक अगर कोई होता है तो उसको ईजिली एड्रेस किया जा सकता है। पूरा जो है वो जो क्रॉप है उसको वाइल्ड लाइफ से बचाने के लिए जो है वो आप क्या कर सकते हैं, ड्रोन्स के थ्रू सर्वे कर सकते हैं। पूरा लैंड सर्वे प्रॉपर होता है, ताकि कितनी इनपुट करनी है, कितने आउटपुट चाहिए, वो सभी यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा ड्रोन्स के थ्रू सॉल्व हो सकता है। देन उसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ ये स्टेप रहता है। और जहाँ पर हम बात करते हैं ना वुमेन फार्मर, तो वहाँ पर ड्रोन दीदीज को ऐड करना जरूरी रहेगा, ये आप एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके साथ में एक छोटा सा इनिशिएटिव और भी आता है, दैट इज़ लखपति दीदी, तो वो भी इससे लिंक करता है। वो भी हम जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट से जो है वो लिंक करके अपने आंसर में एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है न्यू जज इन सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस के विनोद चंद्रन जो है वो अपॉइंट हुए हैं, और इनकी ओथ जो है वो CGI ने कराई है। CGI कौन है अभी, संजीव खन्ना, इन्होंने ओथ करवाई, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेकमेंड करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेकमेंड करते हैं कलीजियम सिस्टम, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करते हैं। कलीजियम सिस्टम की अगर हम बात करें तो 4+1 की रेशियो रहती है इसमें, जो 4 जो है वो सीनियर मोस्ट जज होते हैं और 1 CGI होता है जो कि रेकमेंड करते हैं। और इनकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग एक तरह से, अगर हम बात करें कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं भी करते देन कलीजियम सिस्टम खुद ही अपने आप जो है वो अपॉइंट कर देता है। अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 33 हो गई है, अभी एक कम है इसमें टोटल, ठीक है, टोटल 34 है, और अभी एक कम है इसमें फुल स्ट्रेंथ होने के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट है रिपब्लिक डे 2025। चीफ गेस्ट जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट होंगे प्राबोवो सुबंतो, ये जो है वो चीफ गेस्ट होंगे। अभी इमीडिएटली जो है वो ये बताया गया है, ठीक है। और रिपब्लिकन डे की अगर हम बात करें 2025 के रिगार्डिंग, तो इसमें एक तो चीफ गेस्ट याद रखना है, दूसरा इंडोनेशिया जो है अगर हम बात करें ना, इंडोनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। आसियान मेंबर है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान। उसके बाद G20 का मेंबर भी है। भारत से पहले 2022 का जो समिट हुआ था G20 का, वो इंडोनेशिया में हुआ था, फिर 2023 का भारत में, 2024 का ब्राज़ील में, और 2025 का इस साल कहाँ पर होगा, साउथ अफ्रीका में। तो ये बिल्कुल बेसिक जो आपको याद रखना है, तो ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और ब्राज़ील में इस बार जो है वो आपका G20 का समिट हुआ था, और अभी ब्राज़ील में COP30 भी होगी, तो ये भी ध्यान में रखना। ये COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCC वाली, UNFCC वाली, CCC वाली जो एक कॉन्फ्रेंस है, ये आपकी COP29, ये ब्राज़ील में 30 जो है वो ब्राज़ील में होगी। 29 की अगर हम बात करें तो अजरबैजान बाकू में हुई थी। तो इस तरह से लिंक करके जो है आप पढ़ सकते हैं। देखो न्यूज़पेपर का जो मेन टारगेट होता है ना, वो रिवाइज़ करना होता है। जितना आपने कंटेंट याद किया, आप उसको कितना रिवाइज़ कर पा रहे हो। तो आपका अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो आप उसी के ऊपर लिख कर पढ़ो कि अच्छा ये न्यूज़ में था, तो इसका जो है वो इससे कौन सा आर्टिकल लिंक कर रहा है, इससे जो है वो कौन सी टर्म जो है वो लिंक कर रही है, इस तरह से साथ साथ में पढ़ सकते हैं। तो इससे इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो रिलेशंस है IR पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको भी पढ़ सकते हैं। तो देखो 2 कंट्रीज़ को हमने साथ में बात कर लिया, सिंगापुर, ठीक है, श्रीलंका, और ये थर्ड हो गया इंडोनेशिया। तो ये साथ साथ में आप कवर कर सकते हैं। तो IR भी साथ में प्रिपेयर हो जाएगा करंट के, आपको पता भी नहीं चलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज़ टर्म्स जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है और काफ़ी न्यूज़ में चलती है। तो आपको टर्म्स में बता देता हूँ, इन टर्म्स पर आप नोट्स बना सकते हैं और लर्न कर सकते हैं इनको, क्योंकि मेंस के लिए भी आपको इस तरह से हेल्प मिल जाएगी। हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, स्पेशली अगर हम बात करें UPSC को छोड़ के अदर पीसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो लिखा है, स्पेस एप्लीकेशन तो लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता कि क्या क्या जो है वो एग्जाम में आ सकता है। तो देखो साथ के साथ में अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो PSLV
PSLV, GSLV, SSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, SLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इनको जो है वो आप साथ के साथ में लर्न कर सकते हैं तीनों। एक तो फुल फॉर्म एब्रिविएशन से इंपॉर्टेंट रहेगी, ISRO, DRDO, ठीक है। उसके बाद इंडिया का स्पेस स्टेशन, भारत ने भी कहा है कि भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा 2040 तक। उसके बाद चंद्रयान 4 इंपॉर्टेंट रहेगा, गगनयान अभी जिसमें जो है वो हम भारतीय जो है वो भारतीय को जो है वो मतलब यहाँ से क्या हो रहा है कि भारत की स्पेस फ्लाइट एक तरह से ये, और ISRO, यूरोपियन यूनियन, नासा और स्पेस एक्स, ये चारों जो है वो भी लाइन में चल रहे हैं। मतलब ISRO यूरोपियन यूनियन का पहले जो है वो मिशन लॉन्च किया, फिर नासा स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। तो ये जो है वो हम बता सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है, और भारत की जो स्पेस पॉलिसी है वो किस तरह की है, स्पेस डिप्लोमेसी भारत किस तरह से फॉलो कर रहा है। तो वो सभी यहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं। देन उसके बाद ISRO की जो प्राइवेट आर्म्स होती है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है, जैसे एंथ्रेक्स हो गया, या फिर एक और आती है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहती है काफ़ी। तो उसको भी आप लिंक करके जो है वो लर्न कर सकते हैं। और इतनी टर्म्स अगर हम कर लेते हैं तो हमारा प्री की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और मेंस की भी। तो अगर साथ में ही वर्क कर लिया एक दिन में, तो करंट के अकॉर्डिंग जो है वो हम साइंस एंड टेक को भी कवर कर देंगे। तो देखो, करंट के अकॉर्डिंग इकॉनमी को तो कवर किया जाता ही है, लेकिन करंट के अकॉर्डिंग साइंस एंड टेक को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट है, RBI ने अनाउंस किया है एक स्टेप, मतलब RBI ने क्या किया, क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन्स होती है भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ में या फ्रेंडली कंट्रीज़ में, उसको रुपये में करेंगे, यानी कि लोकल करेंसी को फॉलो किया जाएगा, डॉलर को अवॉइड किया जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑलरेडी जो है वो UAE के साथ हमने साइन करी है, इंडोनेशिया के साथ और मालदीव्स के साथ, इनके साथ हमारी ऑलरेडी है। और इसमें क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ के सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ट्रेड जो है वो आपकी लोकल करेंसी में होगी। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो इससे क्या होगा कि हमारा इंडियन जो रुपये है वो स्ट्रांग होगा। और अभी जो है वो रुपये वर्सेस डॉलर भी चल रखा है, देखा है कि रुपये काफ़ी जो है वो गिर रहा है एज़ कम्पेयर टू डॉलर। तो ये कंसर्न रहता है इसका क्या इंपैक्ट रहता है, इन्फ्लेशन होगी, डिफ्लेशन होगी, तो ये पूरा कंसेप्ट लिंक करता है। इसको हम स्पेशली अलग से डिस्कस करेंगे पूरा, क्योंकि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ओवर 360 जर्नलिस्ट जेल्ड इन December 2024। 2024 में ये कहा जा रहा है कि 360 जर्नलिस्ट जो है वो जेल में थे। और ये NGO ने कहा है एक, और NGO की अगर हम बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू द कमेटी प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ये एक NGO है, ठीक है, जिसने ये कहा है कि 360 जर्नलिस्ट जो है वो अभी जो है वो जेल में है। इसमें जो हाईएस्ट नंबर वो चाइना का आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर इसराइल आता है, तीसरे नंबर पर आता है म्यांमार। तो शुक्र है भारत का रैंक इसमें पहला नहीं है बस, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम केसेस यहाँ पर देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन और फ्रीडम जो हमारा फंडामेंटल राइट रहते हैं उसमें जो है वो इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर जो है वो जर्नलिस्ट को भी जो है वो जेल में डाला जाता है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि लोकपाल एंड लोकायुक्त डे ऑब्जर्व्ड ऑन। अभी ये स्टेटमेंट है, आपको डायरेक्ट आंसर करना है, ठीक है। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी न्यू उनका जो है वो हेडक्वार्टर बना, ठीक है, जिसको इंदिरा भवन कहा गया। तो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि INC एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, और किसने बनाई थी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया कौन थे ये आप बता सकते हैं, क्योंकि देखो लोकपाल एंड लोकायुक्त जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। किस तरह से इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो जो कोर इंपॉर्टेंट बताता हूँ। अभी अगर डे रिसेंटली अनाउंस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि इस दिन जो है वो लोकपाल एंड लोकायुक्त डे जो ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर उसके बाद ISRO एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, PSLV स्टैंड्स फॉर, ठीक है। RBI का जो करंट गवर्नर है वो कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पूर्ण स्वराज डे, ठीक है, जो 26 जनवरी कहते हैं रिपब्लिक डे, वो पहली बार कब जो है वो मनाया गया था। DRDO एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर और नासा एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, इन सभी के आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ।